आपकी पुस्तक गद्य विधि का अगला अध्याय है अध्याय 3 गोरा, जो कि रेखाचित्र विधा की रचना है और महादेवी वर्मा ने इसको लिखा है। गोरा जो है इसके अंदर वो एक गाय है और उसी गाय का पूरा वर्णन आंतरिक और बाह्य व्यक्तित्व महादेवी वर्मा ने बड़ी ही कुशलता से उतारा है। अब प्रश्न हमारे सामने यह आता है कि रेखा चित्र किसे कहते हैं, क्योंकि आपके परीक्षाओं में छोटे प्रश्नों के अंदर आपसे पूछ सकते हैं कि रेखा चित्र की परिभाषा लिखी है। इसके अलावा आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि रेखा चित्र की क्या विशेषताएं होती है। तो अभी हम संक्षिप्त में ये जानेंगे कि रेखा चित्र किसे कहते हैं। देखिए, रेखा चित्र संस्मरण से मिलती जुलती हिंदी गद्य की एक ऐसी विधा रेखा चित्र है। मतलब कि गद्य की एक विधा है कौन, रेखा चित्र। और किससे मिलती जुलती है, संस्मरण से मिलती जुलती है। रेखा चित्र शब्द अंग्रेजी के स्केच के आधार पर गढ़ा गया है। जिस प्रकार चित्रकार किसी व्यक्ति, वस्तु या दृश्य को अंकित कर देता है, चित्र बना देता है, उसी प्रकार साहित्यकार कम से कम शब्दों द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु या दृश्य का अंकन कर देता है। ठीक है। तो जैसे चित्रकार अपना जो उसका ब्रश होता है, उसके पास जो रंग होते हैं, उससे वो चित्र बनाता है। जबकि रेखा चित्र में क्या होता है, जो साहित्य की एक विधा है, इसमें क्या होता है, एक साहित्यकार शब्दों के द्वारा चित्र बनाता है। और शब्दों के द्वारा भी कैसे बनाता है, कम से कम शब्दों के द्वारा वह ऐसा चित्र प्रस्तुत करता है जिसको पढ़ने के बाद में हमारे मन और मस्तिष्क में उस स्थिति, उस घटना की एक तस्वीर सामने आ जाती है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि कम से कम शब्दों द्वारा व्यक्ति, वस्तु या दृश्य का अंकन कर देता है। रेखा चित्र व्यक्ति या दृश्य के संपर्क से उत्पन्न प्रतिक्रियाओं की अभिव्यक्ति है। यानी कि रेखा चित्र कब लिख सकता है व्यक्ति, जब वो किसी ऐसे व्यक्ति या फिर ऐसी स्थिति या फिर ऐसी घटना के संपर्क में आया हो, तब वो उस स्थिति का रेखा चित्र लिख सकता है। भाई, जब तक आपने किसी चीज़ को देखा नहीं तो आप उसका फ़ोटो कैसे बना सकते हो, मतलब चित्र कैसे बना सकते हो। किसी न किसी चीज़ को देखोगे तभी तो उसका चित्र बनाओगे। तो रेखा चित्र आप कब लिख सकते हो, यानी कि महादेव वर्मा ने रेखा चित्र कब लिखा, जब उनके जीवन में गोरा गाय का आगमन हुआ और उसी के व्यक्तित्व के आधार पर उन्होंने गोरा रेखा चित्र लिखा। रेखा चित्र के लेखक के संवेदनशील हृदय तथा सूक्ष्म निरीक्षण की विशेषता का आभास मिलता रहता है। हिंदी साहित्य कोश के अनुसार रेखा चित्र किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना अथवा भाव का कम से कम शब्दों में मर्मस्पर्शी, भावपूर्ण एवं सजीव अंकन है। तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये इसकी परिभाषा है कि रेखा चित्र क्या होता है। जब छोटे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे तब आप उसमें इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। तो रेखा चित्र क्या है, कम से कम शब्दों में पूरी भावना के साथ, पूरी मतलब मर्मस्पर्शी भावना जो हृदय को छू जाए, तो ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हुए और रेखा चित्र लिखा जाता है। तो आपकी जो गद्य विधि के अंदर जो आपका अध्याय है गोरा रेखा चित्र, जो कि महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया है, उसी रेखा चित्र का हम उसका पाठ परिचय और लेखक परिचय पहले पढ़ेंगे, उसके उपरांत उस रेखा चित्र का पूरा अध्ययन करेंगे। ठीक है। तो गोरा रेखा चित्र किसने लिखा है, महादेवी वर्मा ने। तो महादेवी वर्मा का संक्षिप्त परिचय हम यहाँ जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि महादेवी वर्मा जो किस समय की कवयित्री हैं। महादेवी वर्मा छायावाद की कवयित्री हैं, यानी कि छायावाद के जो 4 आधार स्तंभ हैं, कौन कौन से हैं वो। तो सबसे पहले नाम आता है जयशंकर प्रसाद। इसके अतिरिक्त सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। तो ये जो 4 प्रमुख जो कवि हैं, यानी कि कवयित्री हैं, इसमें महादेवी वर्मा, ये चारों ही छायावाद के आधार स्तंभ कहे जाते हैं। ठीक है। तो महादेवी वर्मा छायावाद की कवयित्री है। और आपको ज्ञात होगा कि महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त अगर हम महादेवी वर्मा की रचनाओं पर दृष्टि डालें तो निहार, रश्मि, निर्जा, सांध्या गीत, यामा, दीपशिखा, सप्तपर्णा, इस प्रकार इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। इसके अतिरिक्त जो इनकी महादेवी वर्मा ने जो यामा में उनके कौन कौन सी रचनाएं संकलित हैं, उसके अंदर जो यामा है उनका, उसके अंदर निहार,
रश्मि, नीरजा और सांध्या गीत, इनका जो है ये महत्वपूर्ण गीतों का संकलन है। किसमें? यामा में। और आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि जो यामा है महादेव वर्मा का, उसके ऊपर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला है। किसको? किस पर? यामा पर किसको मिला है? महादेव वर्मा को। ठीक है। तो महादेव वर्मा क्या है कि उनकी जो कविताएं हैं, उनका जो काव्य हैं, वो हृदय की गहराइयों से निकलने वाला काव्य हैं। अगर आप उनको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई में मतलब हृदय को छू जाने वाला काव्य है, चाहे वो गद्य हो चाहे वो पद्य हो। साहित्य के विद्यार्थियों को अगर आपको याद हो तो महादेव वर्मा की एक बहुत ही चर्चित उनकी पंक्ति है कि मैं नीर भरी दुख की बदली, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। इसी प्रकार से उनका एक और उनकी एक पंक्ति है, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिफल, प्रियतम का पथ आलोक कर। इस प्रकार की उनकी काव्य पंक्तियां हैं। तो हम आगे चलते हैं हमारे आज के अध्याय पे, यानी कि जो उनका संक्षिप्त परिचय के उपरांत हम देखते हैं कि महादेव वर्मा का जो गोरा रेखा चित्र है, उसका जो पाठ परिचय है उसमें क्या बताया गया है। देखिए, ये गद्य विधि का है आपका चैप्टर, गोरा रेखा चित्र का। महादेव वर्मा। महादेव वर्मा विभाजित व्यक्तित्व वाली विदुषी है। विभाजित व्यक्तित्व किसे कहते हैं? एक व्यक्ति में बहुत सारी खूबियाँ, बहुत सारे गुण, अलग अलग स्थितियों में वो व्यक्ति हर तरह की स्थिति के अनुकूल होकर व्यवहार करता है और उसमें अलग अलग प्रकार की खूबियाँ हैं। तो विभाजित व्यक्तित्व की विदुषी है। उनकी चिंतनशीलता साहित्य और समाज जैसी दोनों दिशाओं में प्रभावित हुई है। प्रभावित हुई तो मतलब कि इसका मतलब क्या है कि साहित्य के अंदर भी और समाज के अंदर भी उन्होंने समाज के अंदर भी बहुत सारे बदलाव किए हैं। समाज के अंदर भी वो समाज को प्रगति के मार्ग पर देखने वाली कवयित्री हैं और साहित्य के अंदर भी उनका विशेष अवदान है। देखिए, उनका जन्म 1907 में हुआ। 4 भाई बहनों में ये सबसे बड़ी थी और उनकी अवस्थाओं में 2-2 वर्ष का अंतर था। तो महादेव वर्मा सबसे बड़ी बहन थी। देवी की बहुत मनौती के बाद इनका जन्म हुआ था। फलतः इनके बाबा ने इनका नाम महादेवी रख दिया। महादेव वर्मा छायावाद के आधार स्तंभों में से हैं। जिस तरह समूची छायावादी काव्य धारा में उनकी कविताओं का एक विशिष्ट व्यक्तित्व है, उसी प्रकार उनका गद्य भी हिंदी गद्य शैली में विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अपनी कविताओं में वे जितनी ही आत्मनिष्ठ अर्थात व्यक्तित्व सुख दुख को चित्रित करती दिखाई पड़ती है, गद्य में उतनी ही समाजोन्मुख और लोक मंगल के प्रति सचेत है। देखिए, अगर हम इस लाइन को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, उनकी जो कविताएं हैं, अपनी कविताओं में वो आत्मनिष्ठ मतलब उनका जो आंतरिक भाव है, उनका जो व्यक्तित्व है, उसको उसके जो सुख दुख हैं वो कविताओं में हम देख सकते हैं। जबकि इनका जो गद्य है, यानी कि इनके जो रेखा चित्र हैं, संस्मरण हैं, इनकी जो कहानियाँ हैं, उन सब में हम समाज और समाज का जो लोक मंगल की भावना है, समाज का जो कल्याण है, वो हम देख सकते हैं। तो ये जो मैं आपको बता रही हूँ, ये जब आप महादेव वर्मा के बारे में लिखते हैं तो इससे आपको एक आपके वैचारिक रूप से आपकी एक पृष्ठभूमि तैयार होती है कि महादेव वर्मा के बारे में आप क्या लिख सकते हैं। उनके गद्य के विविध रूप देखने को मिलते हैं। महादेवी का विवेचनात्मक गद्य और साहित्यकार की अवस्था तथा अन्य निबंध जैसी पुस्तकों में उनके विचार प्रधान विवेचनात्मक और आलोचनात्मक गद्य के गौरव को देखा जा सकता है। ठीक है, जिसमें गूढ़ चिंतन और विशद अध्ययन की अगाधता विद्यमान है। इन निबंधों में महादेवी ने काव्य कला, संस्कृति आदि का गंभीरतापूर्वक विचार किया है। उनका संपूर्ण चिंतन भारतीय चिंतन धारा की एक अभिन्न और महत्वपूर्ण कड़ी है। देखिए, यहाँ पर क्या है कि जब हम उनके निबंधों की बात करते हैं तो उन निबंधों के अंदर हमें विवेचनात्मक और आलोचनात्मक दोनों प्रकार के निबंध मिलते हैं। उनके जो विचार हैं उसमें हमें गंभीरता मिलती है, गूढ़ चिंतन मिलता है ना। और उन्होंने कितना अध्ययन किया है
उस विशद अध्ययन की अगाधता मिलती है। यानी कि उनका जो अध्ययन है वो उनके द्वारा लिखी गई रचनाओं में हमें परिलक्षित पड़ता है। यानी कि हम उसमें देख सकते हैं कि महादेव वर्मा का जो अध्ययन है वो कितनी गहराई से उन्होंने अध्ययन किया। उसके उपरांत उन्होंने समाज की या फिर अपने आसपास का वातावरण देखा, उसके उपरांत उन्होंने अपना काव्य लिखा या अपना गद्य लिखा। आगे देखिए, महादेवी जी के गद्य का दूसरा रूप जिसमें वैचारिक प्रखरता की प्रधानता है, उनकी श्रृंखला की कड़ियाँ नामक पुस्तक में मिलता है। इसमें महादेवी जी का वह ओजस्वी व्यक्तित्व देखने को मिलता है जो गलत परंपराओं और रूढ़ियों से टक्कर लेने को सदैव कटिबद्ध रहता है। करुणा की गायिका महादेवी में विचारों की वह ज्वाला हमें उनके अभिनव रूप से परिचित कराती है। श्रृंखला की कड़िया में स्त्री मुक्ति की बात कही गई है ना। ऐसे संस्कार या फिर ऐसे रूढ़िवादी परंपराएं जिसके अंदर एक स्त्री को बांधा गया है, एक स्त्री को बंद किया गया है, और ऐसी परंपराएं जिसकी जानकारी भी स्त्री को नहीं है। यानी कि दुख की बात तो वहाँ होती है जब एक पंछी को ये नहीं पता होता कि वो पिंजरे में है ना। तो श्रृंखला की कड़ियाँ इनकी बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। आपको समय मिले तो आप भी ऐसी जो साहित्य की पुस्तकें हैं उनका अध्ययन ज़रूर करें, क्योंकि उससे आपका सोचने का नज़रिया बदल जाता है। बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी बातें आपके सामने आती है। आगे देखिए, करुणा की गायिका महादेवी में विचारों की वह ज्वाला हमें उनके अभिनव रूप से परिचित करवाती है। करुणा की गायिका कहा जाता है किसको? महादेवी वर्मा को। इन निबंधों में उन्होंने भारतीय नारी की दुर्दशा और उसके कारणों का विवेचन किया है और बड़ी ही आक्रोशपूर्ण और व्यंग्य मिश्रित भाषा में उस पर अत्याचार करने वालों की खबर ली है। किसकी बात कर रहे हैं? ये कौन सी पुस्तक की बात कर रहे हैं? श्रृंखला की कड़ियाँ, उस पुस्तक की बात कर रहे हैं। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी और मेरा परिवार उनके गद्य का तीसरा और महत्वपूर्ण रूप देखने को मिलता है। तो ये जो है ना उनका गद्य मतलब ये वाला जो आपको दिख रहा होगा, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी और मेरा परिवार उनके गद्य हैं। ये तीनों ही जो अपनी सृजनात्मकता के कारण परम विशिष्ट हैं। स्मृति के आधार पर महादेवी जी ने जिन चरित्रों का चित्रांकन जिस चित्रात्मक शैली में किया है, उससे वे हमारे सामने न केवल साक्षात उपस्थित हो जाते हैं वरन हमें इतना संवेदनशील बना देते हैं कि हम उनके दुख सुख के चिर साथी हो जाते हैं। बहुत अच्छी बात यहाँ पर कही है कि महादेवी वर्मा ने जिन पात्रों का चित्रण किया है, जिन व्यक्तित्व को अपने गद्य के अंदर स्थान दिया है, उनका इतना सजीव और मर्मस्पर्शी चित्रण किया है कि वो हमारे जीवन के सदस्य, यानी कि हमारे जीवन में या फिर हमारे साथ रहने वाले सदस्य बन जाते हैं। हम उनको अनुभव कर सकते हैं और हमें लगता है कि इनसे हमारा परिचय है ना। जैसे कि उनके बदलू, रधिया, दुखिया और घीसा जैसे पात्र कभी भुलाए नहीं भूलते। मतलब उनकी कहानी, उनके जो गद्य हैं उनके पात्र हैं ये सभी, बदलू, रधिया, दुखिया और घीसा। वाकई में जब आप इनके गद्य को पढ़ते हैं तो उसमें जिन पात्रों का वर्णन किया गया है ना, आपको लगता है कि ये हमारे समाज के ही कोई पात्र हैं और वो पात्र आपके नेत्रों के सामने बिल्कुल उपस्थित हो जाते हैं। इसी तरह साहित्यकारों पर लिखे गए उनके संस्मरणात्मक निबंध भी हिंदी साहित्य की अमूल्य निधियां हैं। चूँकि महादेवी जी मूलतः कवयित्री हैं, इसीलिए उनके गद्य में भी प्रभुत मात्रा में काव्यात्मकता विद्यमान है, पर यह गुण उनके विवेचनात्मक निबंधों में अपेक्षाकृत कम तथा संस्मरणों एवं रेखाचित्रों में अधिक हैं। उनके निबंधों में उनकी काव्य शैली की लाक्षणिकता, प्रतीकात्मकता, चित्रात्मकता और बिंबात्मकता जैसी विशेषताएं भी प्रभुत मात्रा में देखने को मिलती हैं। अब देखिए, आप जब भी महादेव वर्मा के बारे में लिखते हैं, आपके जो बड़े प्रश्न आते हैं उसमें इस प्रकार की जो ये सारी उनके काव्य की विशेषता है, उनके गद्य की विशेषता है, ये सारा आप लिख सकते हो उसके अंदर कि उनकी भाषा कैसी है, उनका काव्य कैसा है, उनके काव्य में ऐसी क्या बात है कि वो हर किसी को अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उनके काव्य में हमें मुख्य विशेषता के रूप में दिखाई देती हैं। अब देखिए, आगे हम गोरा रेखा चित्र जो है उसका संक्षिप्त सा परिचय पढ़ेंगे, उसके उपरांत हम इनके जो पूरा अध्याय है उसका अध्ययन बाद में करेंगे। देखिए,
एक तो प्रश्न आपकी जो परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है छोटे वाले प्रश्नों में कि गोरा रेखा चित्र में किसका वर्णन मिलता है ना, किस पशु का वर्णन मिलता है, ये भी पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो गोरा रेखा चित्र है उसमें गाय का वर्णन मिलता है, गाय के आंतरिक और बाह्य व्यक्तित्व का वर्णन मिलता है। यानी गोरा किसका नाम है, यहाँ पर गाय का नाम है, जो महादेव वर्मा के द्वारा पाली गई थी। बहुत ही मतलब सुंदर रेखा चित्र है महादेव वर्मा ने, ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही सजीव शब्दों के अंदर इन्होंने चित्रण किया है कि गाय की जो सौंदर्य, गाय का जो सौंदर्य है, सौंदर्य कैसा, सिर्फ बाह्य सौंदर्य ही नहीं, उनका जो आंतरिक सौंदर्य है किसका, गाय का, उस सौंदर्य को देखने की हमें एक दृष्टि दी है महादेव वर्मा ने कि हम सामान्यतः गाय को जिस दृष्टि से देखते हैं उसके अतिरिक्त एक और दृष्टि हमें प्राप्त होती है जब हम गोरा रेखा चित्र को पढ़ते हैं। चलिए, गोरा पाठ्यपुस्तक में संकलित गोरा रेखा चित्र एक गाय से संबंधित है। इस रेखा चित्र में गोरा गाय का अंतरंग व्यक्तित्व पूरी कलात्मकता के साथ अभिव्यंजित हुआ है। ठीक है, अंतरंग व्यक्तित्व, उसका जो आंतरिक व्यक्तित्व है, आंतरिक व्यक्तित्व मतलब हम सबका दो प्रकार का व्यक्तित्व होता है, एक तो बाह्य और एक आंतरिक, है ना। तो उसी प्रकार से पशुओं का भी दो प्रकार का व्यक्तित्व होता है, एक तो उनका बाह्य व आवरण और एक उनका आंतरिक व्यक्तित्व। हम किससे प्रभावित होते हैं ज़्यादातर, किसी भी व्यक्ति से हम मिलते हैं तो उसके बाह्य व्यक्तित्व से ज़्यादा हम उसके आंतरिक व्यक्तित्व से प्रभावित होते हैं। गाय के आगमन, उसके स्वागत सत्कार और उसके प्रति लेखिका के ममत्वपूर्ण व्यवहार को तो व्यक्त किया ही गया है, साथ ही साथ गाय के उस प्रेम को भी अभिव्यक्ति दी गई है जो वह लेखिका के प्रति रखती थी। यानी कि महादेव वर्मा ने जो स्वागत किया, सत्कार किया, वो सारा तो इसमें हमें मिलता ही है, लेकिन गाय भी लेखिका के प्रति यानी कि महादेव वर्मा के प्रति कितना स्नेह और प्रेम रखती है, उसको भी हम रेखा चित्र के अंदर हम देख सकते हैं। संपूर्ण रेखा चित्र में गोरा गाय के व्यक्तितांकन के क्रम में चित्रात्मक भाषा, बिंब प्रधान शैली और प्रतीकात्मक शिल्प का प्रयोग किया गया है। देखिए, बहुत ही सुंदर ही रेखा चित्र है, मतलब एक जो बोल नहीं सकता है उस पशु को महादेव वर्मा ने वाणी दे दी है, इस प्रकार का ये रेखा चित्र है। आगे देखिए, उदाहरणार्थ ये 3 अंश देखिए, मतलब इस रेखा चित्र के ही ये 3 वाक्य हैं जिसमें हमें चित्रात्मक भाषा, बिंब प्रधान शैली और प्रतीकात्मक शिल्प का यहाँ पर प्रयोग किया है। तो कहाँ पर, तो उदाहरणार्थ महादेव वर्मा के जो 3 यहाँ पर वाक्य दिए गए हैं, देखिए, गाय को मानो इटालियन मार्बल से तराश कर ओप दिया गया हो। ओप क्या होता है, एक तेज होता है। आपने कभी देखा होगा जब गाय का एक बच्चा होता है, या फिर जो बिल्कुल सफ़ेद गाय होती है, या फिर आपने मार्बल देखा होगा, सफ़ेद संगमरमर देखा होगा, उसमें जो एक तेज होता है, एक मतलब कि एक तेजस्वीपन होता है उसके अंदर। तो वैसा ही तेजस्वीपन गोरा के अंदर था, मतलब गोरा पूरी सफ़ेद थी और उसके अंदर जो उसका जो तेज था, उसकी जो आभा थी, उसकी जो कांति थी, वो हमें आकर्षित करने वाली थी। गोरा वास्तव में प्रियदर्शनी थी, विशेषतः उसकी काली बिलोरी आँखों का तरल सौंदर्य तो दृष्टि को बांधकर स्थिर कर देता था। आपने कभी गाय को आप देखें ध्यान से, तो उसकी जो आँखें हैं वो आपको बांध कर रखती है। गाय की आँखों के अंदर एक अलग ही प्रकार का विश्वास होता है, एक अलग ही प्रकार का संतोष होता है। कभी समय मिले तो आप देखना, आपके आसपास भी कहीं हो गाय, तो गाय की आँखों के का जो सौंदर्य है उसका भी बहुत ही सूक्ष्म और बहुत ही सुंदर चित्रण महादेव वर्मा ने यहाँ पर किया है। यदि दीर्घ निश्वास का शब्दों में अनुवाद हो सके तो उसकी प्रतिध्वनि कहेंगे, आह मेरे गोपालक देश। ये जो अंतिम वाक्य है इस रेखा चित्र का, और इसमें क्या होता है ये मैं आपको जब हम इसका जो पूरा अध्याय का अध्ययन करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। आगे देखिए, इन तीनों अंशों में गाय का चाक्षुक बिंब तो मार्मिक बन ही पड़ा है। ओप शब्द का प्रयोग व्यंग्यात्मक है। गाय के नयन सौंदर्य की तरलता और कांति पाठक के मन प्राण को बांध लेती है। अंतिम उदाहरण में
सौम्य व्यंग्य है पर उसमें एक वेदना मिश्रित छटा लहरा रही है। गाय की ममतामयी छवि के चित्र भी इस रेखा चित्र में स्थान स्थान पर देखने को मिलते हैं। लेखिका ने यह सिद्ध कर दिया है कि वात्सल्यमयी गाय गोरा गांधी जी की ही भांति कुदृष्टि का शिकार हुई और बॉर्डन शो के उस कथन को प्रमाणित कर गई कि बहुत अच्छा होना भी अत्यंत खतरनाक होता है। संपूर्ण रेखाचित्र महादेवी जी के गद्य शिल्प के कलात्मक सौंदर्य को उद्घाटित करने वाला है। बहुत सुंदर रेखाचित्र है। जब हम इसका अध्ययन करेंगे तो आपको खुद को इस बात का आभास होगा कि महादेव वर्मा ने एक गाय का, जिसे हम कहते हैं ना कि जिस पे कभी कभी हमारी दृष्टि नहीं जाती है, कि किसी भी पशु को इस प्रकार से प्रस्तुत करना कि एक नया दृष्टिकोण हमारे सामने उभर कर आता है और उसके प्रति होने वाले किसी भी प्रकार के अत्याचार के प्रति हमारे मन के अंदर एक आक्रोश का भाव आता है कि जो जानवर बोल नहीं सकता उस पर मनुष्य किस प्रकार से अत्याचार कर सकता है। तो उसका अध्ययन हम करेंगे। तो आज का ये संक्षिप्त सा परिचय था गोरा रेखाचित्र और महादेव वर्मा का।